नमस्कार, साहित्य संसार में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियमरा। इस कार्यक्रम के जरिए हर बार हम साहित्य जगत के कुछ पुराने कुछ नए चेहरों से आपकी मुलाकात करवाते हैं या फिर चर्चा करते हैं किसी खास विधा के बारे में। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे छोटी कविता के बारे में, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने शिक्षाविद और हाइकूकार डॉक्टर जगदीश व्योम। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले आइए डाल लेते हैं एक नजर डॉक्टर जगदीश व्योम के उपलब्धियों पर। इन दिनों हाइकू कविता लोगों के बीच गहरी पैठ बना रही है। 3 पंक्तियों और 17 अक्षरों में सिमटी ये दुनिया की सबसे छोटी पूर्ण कविता है। मूल रूप से जापान की इस काव्य शैली में भारतीय साहित्यकारों ने भी रुचि दिखाई है। हिंदी में हाइकू का प्रचार प्रसार करने वालों में शीर्षस्थ नाम प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा का है। प्रोफेसर वर्मा से प्रेरित होकर कमलेश भट्ट कमल ने हाइकू 1989 तथा हाइकू 1999 शीर्षक से 2 महत्वपूर्ण हाइकू संकलन संपादित किए और उन्हें प्रकाशित कराया। हाइकू 1989 में 30 हाइकूकार तथा हाइकू 1999 में 40 हाइकूकारों के चुने हुए हाइकू सम्मिलित किए गए। हाइकूकारों की ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। प्रोफेसर वर्मा की प्रेरणा से ही डॉक्टर जगदीश व्योम ने हाइकू दर्पण पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। ये पत्रिका हिंदी हाइकू कविता को समर्पित हाइकू की एकमात्र संपूर्ण पत्रिका है। पेशे से शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश व्योम जाने माने हाइकूकार भी हैं। ये न सिर्फ हाइकूकारों को एक मंच प्रदान करने का काम कर रहे हैं, बल्कि नन्हे बच्चों को हाइकू लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बच्चों को सिखाने के लिए वे समय समय पर हाइकू कार्यशाला का आयोजन करते हैं। उन बच्चों द्वारा लिखी गई हाइकू में से चुनिंदा रचनाओं को भारतीय बच्चों के हाइकू पुस्तक में संकलित किया गया है। हम उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सोशल साइट्स और बच्चों और आम लोगों के बीच हाइकू या फिर जापानी कविता शैली इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो रही है, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? हाइकू दुनिया की सबसे छोटी कविता है प्रियमरा जी। ये मात्र 17 अक्षरों में लिखी जाती है जी। जिसमें 3 पंक्तियां होती हैं। पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में पुनः 5 अक्षर होते हैं। ये हाइकू का एक आकार है। और हाइकू की विशेषता ये है कि हाइकू यानी जो आपने पूछा कि बच्चों में क्यों लोकप्रिय होता जा रहा है, तो हाइकू के माध्यम से हम बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हैं। क्योंकि हाइकू एक कविता ही नहीं है, वरन पूरी संस्कृति है, पूरी परंपरा है। हाइकू को अगर समझना है तो हमें उसकी संस्कृति को भी समझना पड़ेगा। हाइकू हमें प्रकृति से जुड़ना सिखाता है, जीव जंतुओं के प्रति, कीड़े मकोड़ों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होने की भी शिक्षा देता है। यानी हाइकू वही लिख सकता है जो कि उनकी छोटी छोटी गतिविधियों को देखता है जी। तो एक सवाल आम लोगों के भी मन में आना मतलब वाजिब सी बात है कि क्या हाइकू का अर्थ सिर्फ इतना ही माना जाए कि प्रकृति के साथ जो हमारा सानिध्य होता है, जो उसका अनुभव होता है, हाइकू में सिर्फ हम उसी का जिक्र कर सकते हैं, या हाइकू तभी लिखी जा सकती है जब हम प्रकृति के से जुड़ाव महसूस करें? या फिर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाइकू प्रकृति काव्य नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ा हुआ काव्य, क्योंकि प्रकृति से पूरा मनुष्य मात्र जुड़ा हुआ है। जीव जंतु हमारे ही बीच में रहते हैं और हमारा और उनका किसी न किसी तरह से बहुत गहरा संबंध भी है। तो हम पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं, उसके लिए हम तभी रह सकते हैं जबकि हम प्रकृति को समझें। तो हाइकू प्रकृति काव्य तो नहीं है, क्योंकि हाइकू एक संपूर्ण कविता है और जो भी मानवीय संवेदनाएं हैं उनको व्यक्त करना, मानव मात्र के जो भी कविता के गुण हैं वो सारे के सारे हाइकू में भी आते हैं। तो ये है कि हाइकू प्रकृति से भी जुड़ करके कहा जा सकता है। सर, तो क्या हम ये मान लें कि अगर 17 अक्षरों में 3 पंक्ति में अगर कुछ भी लिखा जाए तो उसको हाइकू मान लिया जाएगा, या फिर उसका अपना एक ग्रामर है? देखिए, कुछ भी लिखना तो कविता होती ही नहीं है जी। किसी भी विधा में, चाहे हाइकू हो या कोई विधा हो, नवगीत हो, दोहा हो, गजल हो, अगर आप उसके छंद को लिखेंगे तो केवल छंद लिखेंगे, कविता नहीं लिखेंगे। तो हाइकू में अगर 17 अक्षर में कुछ भी आप लिख देंगे तो वो तो कविता नहीं हो सकती है।
लेकिन वो इसका आशय ये है कि पहली शर्त है हाइकू की उसमें कविता होना जी। उसके बाद उसका आकार होना जी। आकार को इसलिए अब जापान में या अंग्रेजी में जो हाइकू लिखे जा रहे हैं उनमें इस आकार की भी बाध्यता नहीं है, लेकिन भारत में हिंदी हाइकू में इसलिए इसको आवश्यक है। नहीं तो कोई लिखेगा कि वो तो 20 अक्षर की लिख रहा है कोई, तो फिर वो अगर कोई नहीं होगा तो उसको एक रूपता नहीं रहेगी जी। तो इसलिए यह भी आवश्यक है कि उसका भी पालन किया जाए, लेकिन उसकी पहली शर्त है कि उसमें कविता होना। हाइकू की शुरुआत यहाँ पे आप कब से मानते हैं, मतलब कब से हुई थी? जैसे हिंदी लेखन में या फिर हिंदुस्तान में जापानी कविता शैली को कब से अपनाया गया या फिर कब से उसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ी? जी देखिए, थोड़ा सा इसके अगर पृष्ठभूमि में जाए तो जापान में बाशो, वुसोन, शिकी और इस्सा, ये 4 बड़े हाइकूकार हुए। और जापान की परंपरा रही है कि वहाँ लंबी कविताएं कभी नहीं होती हैं, छोटी कविताएं होती हैं, मृतक कविताएं होती हैं। तो जापान से जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जापान की यात्रा की तो सबसे पहले भारत में हाइकू का प्रवेश बंगला के माध्यम से होता है। और बंगला में उन्होंने जब जापान यात्री जो उनकी पुस्तक आई उसमें उन्होंने 2 बाशों के 2 हाइकुओं का अनुवाद किया था। और उसके बाद चूंकि वो बंगला में थे, उसके बाद अज्ञे जी ने भी जापान की यात्रा की और उन्होंने शायद 1957 के लगभग ये जापान की यात्रा की। तो लौटते समय हाइकू के बहुत सारे कविताओं के अनुवाद अज्ञे जी ने किए। तो हिंदी से हाइकू का परिचय अज्ञे जी ने करवाया, लेकिन इसको ज्यादातर प्रचार प्रसार किया जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जापानी भाषा के पहले प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा। सत्यभूषण वर्मा ने हाइकू में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और उन्होंने इसको हिंदी जगत से परिचय कराया इसको। तो उसी कड़ी में हम लोग जुड़े हुए हैं और हाइकू आज भारत में काफी लोकप्रिय हो रहा है। सर, यहाँ भारत में और भी तो बहुत सारे जैसे छड़िकाएं हैं, वो भी तो छोटी छोटी लिखी जाती हैं। त्रिवेणी जिसको जोड़ा, मतलब गुलजार के लेखन से ये त्रिवेणी निकली, ये भी 3 पंक्ति में सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन हाइकू में आखिर हाइकू की खासियत क्या है जिसकी वजह से बच्चे भी इससे जुड़ रहे हैं, बड़े भी जुड़ रहे हैं, युवा वर्ग जो है वो भी बहुत हाथों हाथ इसको ले रहा है, लोगों के बीच अपनी पैठ ये बनाता जा रहा है? जी देखिए, जो बच्चों की आपने बात की तो इसमें मैंने एक प्रयोग किया है। यहाँ दिल्ली के सरकारी स्कूल में के कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं और उनमें मैंने कुछ कार्यशालाएं कराई और एक पुस्तक ये जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो बच्चे हैं जो कि हाइकू के बारे में इससे पहले नहीं जानते थे। तो उनके लिए कार्यशाला करके ये बताया गया कि हाइकू है क्या। उनको कार्यशाला में बहुत संक्षेप में बता दूं, उनको बताया गया कि बस आप एक आसपास में भ्रमण करिए और पेड़ पौधों की या जीव जंतुओं की कुछ गतिविधियों को देखिए और उसके ऊपर कुछ भी लिखिए। इसके बाद बच्चों ने कुछ लिखा और उन्होंने बड़ी रुचि ली और ये पुस्तक जो आई है, पहली बार पुस्तक है कि भारतीय बच्चों के हाइकू। तो इन बच्चों ने इतनी अच्छी तरह से उसको समझा और उसमें रुचि ली कि ये पूरी पुस्तक की संकलन ही उनके लिए तैयार हुआ। बच्चों ने रुचि इसमें ली कि बच्चों के स्तर का विषय दिया गया। अगर बच्चों को कहें कि वो बड़ी बड़ी बातें लिखें या बच्चे लिख लाते हैं तो या तो वो नकल मार के लाएंगे या इधर उधर से उनकी मौलिक कल्पना, उनकी मौलिक उसमें जो रचना है वो उसमें नहीं होगी। तो बच्चों को इसमें काफी रुचि जागृत हुई और बच्चों ने ये छोटी छोटी कविताएं लिखी, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन भी किया। तो इसमें 2 तरह के हाइकू, यानी एक में 5-7-5 का पालन किया है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं किया है, लेकिन बच्चों के बीच में हाइकू बहुत लोकप्रिय हुआ, ये मैंने अनुभव किया है। मतलब बच्चों में दिलचस्पी जगी हाइकू लिखने के प्रति। आप बता रहे थे कि कुछ इस तरह की प्रतियोगिता भी होती है विश्व स्तर पे जिसमें हमारी भागीदारी, हमारे देश की भागीदारी अब तक नहीं है। जी, ये जाल फाउंडेशन जो है, जापान एयरलाइन फाउंडेशन, वो हाइकू के लिए पूरे विश्व भर में कई वर्ष से प्रतियोगिताएं करवाते हैं और उसमें कई उनके संकलन भी आए हैं। एक संकलन ये जो विश्व भर से बच्चों की हाइकू, ये पुस्तक है जिसका अंग्रेजी में और हिंदी में
अनुवाद डॉक्टर अंजलि देवधर हैं, उन्होंने किया है। लेकिन इसमें 31 देशों के बच्चों के हाइकू हैं, इसमें भारत का कोई भी बच्चे का हाइकू नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि भारतीय बच्चों को भी के बीच में अगर हाइकू ले जाया जाए तो शायद वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये पहला प्रयोग है कि भारतीय बच्चों ने इतनी अच्छी तरह से उसको समझा है और लिखा है, और मुझे उम्मीद है कि ये परंपरा और आगे चलेगी। बच्चों के बीच आप तो बच्चों से जुड़े रहे हैं, तो शिक्षा मतलब शिक्षा के द्वारा आप क्या स्कूल वगैरह में भी ऐसा सोचते हैं कि इस तरह की शिक्षा दी जाए या हाइकू को सिखाया जाए, हाइकू को पढ़ाया जाए? प्रेमरा जी, मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो अशोकनगर के बच्चों ने जो हाइकू लिखे हैं, और ये एक पहल है, एक संदेश है। और मुझे लगता है कि ये पूरे देश भर के बच्चे, क्योंकि जो बच्चे यहाँ हैं वही अन्य स्कूलों में भी बच्चे हैं, और जो स्कूलों से बाहर हैं वो भी बच्चे इससे प्रेरणा लेंगे, और निश्चित रूप से विभिन्न विद्यालयों के बच्चे हाइकू से जुड़ेंगे और हाइकू लिखेंगे। और हाइकू जुड़ करके वो पर्यावरण से सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, और वो एक अच्छे व्यक्ति बनने की उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है हाइकू लिखते ही। इसी सिलसिले में एक और सवाल करना चाहेंगे। जापान की और भी कविता शैली जो है, जैसे हाइकू से अलग सेदोका और टाका वगैरह, वो सब उतनी लोकप्रियता नहीं पा सके हैं, या फिर उनकी चर्चा थोड़ी कम होती है हाइकू की तुलना में, तो उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, हर देश में साहित्य की विभिन्न विधाएं होती हैं जी, और विभिन्न विधाओं को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक विधा बहुत अच्छी है दूसरी विधा खराब है। हर विधा में कथ्य किसमें कौन सा समाया जा सके ये निर्भर करता है। जापान में भी बहुत सारी छोटी छोटी कविताओं विधाएं, जैसे चोका है, सेदोका है, हाइकू है। एक हाइकू में सेनरु भी है, जैसे जो सीधे सीधे लक्षण और व्यंजना के माध्यम से जब बात कही जाती है तो वो हाइकू होता है। लेकिन जब अभिधा में सीधे सीधे व्यंग हो जाता है तो जापानी भाषा में उसको सेनरु कहते हैं। लेकिन भारत में हिंदी में वो दोनों एक जैसे ही हो गए, अलग नहीं हुए हैं। तो हाइकू ही भारत में ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि अन्य तो विधाएं हमारे पास बहुत सारी विधाएं हैं। सर, इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, और हम इस बातचीत को जहां छोड़े जा रहे हैं वहीं से ब्रेक के बाद उसकी शुरुआत करेंगे। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे हाइकू के बारे में। सर, हम बात कर रहे थे हाइकू के बारे में। आप आगे चर्चा को जारी रखते हुए बताएं कि और भी जो जापानी कविता शैली है उसमें और कौन कौन सी विधा है जो यहाँ पे उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई है? जैसे चोका है, सेदोका है, टाका है, तो ये इनमें भी कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो हाइकू ही हुआ है। हाइकू की ही चर्चा हमारे देश में है, और हिंदी में हाइकू ही अत्यंत लोकप्रिय है। सर, आपने लोक भाषा में भी शोध किया हुआ है जी, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या लोक भाषा में भी हाइकू के बारे में पढ़ने को मिलता है या हाइकू दिखते हैं? नहीं, लोक भाषा में तो हाइकू नहीं अभी है, अपना घुसपैठ नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन बोलियों में हाइकू बहुत सारे, जैसे भारत की जितनी भाषाएं हैं, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, पंजाबी है, या अवधी है, बघेली, बुंदेली, कन्नौजी, सभी में हाइकू लिखे जा रहे हैं। भोजपुरी में भी बहुत सारे हाइकू लिखे गए हैं। क्या आप दो एक का मतलब कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे, उदाहरण? उदाहरण तो इस संबंध में अभी मैं नहीं दे पाऊंगा जी, ठीक है, क्योंकि लेकिन अलग अलग बोलियों में बहुत सारे हाइकू। आपने तो संकलन भी किया है जी, तो उसमें क्या लोक भाषाओं में भी मतलब बोलियों में है? हाँ, मैं विगत करीब 5-6 वर्षों से हाइकू कोश का निर्माण कर रहा हूँ, उनके संपादन में लगा हुआ हूँ। और वो प्रेमरा जी, मेरे उद्देश्य ये है कि हाइकू के संकलन बहुत आए हैं। जैसे हाइकू के संकलन की अगर चर्चा करें तो सत्यभूषण वर्मा जी से ही जुड़ करके कमलेश भट्ट कमल जी ने बहुत सारा कार्य किया, और उन्होंने 1989 में
ये संकलन है, आप देख सकते हैं इसको। 1989 में ये हाइकू संकलन पहली बार किए। इसमें 30 हाइकू बारों के हाइकू उन्होंने सम्मिलित किए थे। और इसके बाद में 10 वर्ष के बाद में हाइकू 1999 आया। इसमें 40 हाइकूकार ऐसे थे जिनको कि 7-7 हाइकू इसमें रखे थे। और उसके 10 वर्ष के बाद में हाइकू 2009 आया। इसमें 60 हाइकूकार रखे गए। तो ये ऐसे हाइकू संकलन हैं जिनकी चर्चा हम ऐतिहासिक दृष्टि से कर सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्तिगत संकलन आए वो कम से कम 400-500 की जानकारी तो मुझे है, लेकिन उनमें कुछ बहुत अच्छे संकलन हैं। कुछ ऐसे संकलन भी हैं जो जिनमें रातों रात हाइकू लिख दिए गए, हाइकू भरमार है, लेकिन खोजने पर उसमें कम ही हाइकू मिल पाते हैं। तो हाइकू पर कार्य तो बहुत सारा हो रहा है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि कुछ अच्छे हाइकू, क्योंकि जब कोई व्यक्ति हाइकू की किसी संकलन को देखता है और उसके हाथ में ऐसा संकलन लगता है कि जिसमें बहुत अच्छे हाइकू नहीं है, तो हाइकू के प्रति उसकी अरुचि सी जागृत हो जाती है। तो इस हाइकू कोश में हम चाहते हैं कि अब तक जितने अच्छे से अच्छे हाइकू लिखे गए उसमें हमने लगभग अब तक 5,500 हाइकू हमने उसमें एकत्र किए हैं। तो ये मतलब इतने सारे हाइकू लिखे जा रहे हैं। इतने सारे हाइकू तो लाखों में लिखे जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसे हाइकू हैं जिनको आप अच्छे हाइकू कह सकते हैं। और संदर्भ सहित मैं उसमें उसको दे रहा हूँ। तो ये 1-2 वर्ष में जब भी ये संकलन आएगा तो शायद ये हाइकू के क्षेत्र में एक अच्छा बड़ा कार्य होगा। एक ये भी है कि हर भाषा के अनुसार क्या हाइकू का जो ग्रामर होता है वो बदल जाता है क्या? जैसे कि इंग्लिश में हम देखते हैं, इंग्लिश में हाइकू लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, हिंदी में हाइकू लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, फिर जापानीज जो है वो हाइकू थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि भाषा के अनुसार उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसका जो ग्रामर होता है वो बदल जाता है? बिल्कुल। जापानी में तो सिलेबस क्रम से लिखे जाते हैं, वहाँ 3 पंक्तियों में ही लिखे जाते हैं, लेकिन 17 सिलेबस में हैं। अंग्रेजी में कई तरह के प्रयोग हुए, एक पंक्ति में भी हाइकू लिखे जा रहे हैं, 3 पंक्तियों में भी लिखे जा रहे हैं। वहाँ भी ये नियम लागू नहीं हो रहा है। अन्य भाषाओं में कुछ लोगों ने छूट ही दी है, लेकिन भारतीय भाषाओं में जो हाइकू को मान्यता है वो 17 अक्षर और 3 पंक्तियों में ही है। जी, तो ये इंग्लिश में 1 पंक्ति और फिर 3 पंक्ति का क्या मतलब? ये अंग्रेजी वाले कुछ लोग कई अमेरिका में और कुछ देशों में 1 पंक्ति के हाइकू को भी हाइकू कहते हैं, लेकिन कुछ अंग्रेजी का हाइकू तो उसमें क्या उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? कैसे हम उसको हाइकू पर तो मैं बहुत गंभीरता से नहीं बता सकता, क्योंकि लेकिन अंग्रेजी के ही जैसे डॉक्टर अंजलि देवधर अंग्रेजी की बहुत बड़ी हाइकूकार हैं और उन्होंने बहुत सारे हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी किए हैं। उनका कहना कि एक पंक्ति के हाइकू को कोई मतलब नहीं होता है, 3 पंक्तियों में तो होना ही चाहिए। जो उसका एक आप आकारगत उसका ढांचा बनाएंगे तो उसमें तो होना ही चाहिए। तो अगर 1 पंक्ति की वो बनाते हैं तो फिर वो तो सबसे संक्षिप्त कविता उसको मानी जाएगी वो? नहीं, देखिए आप कोई एक शब्द को ही कविता कहे तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। और ये कोई ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा है भी नहीं जी कि जैसे बहुत सारे लोग ओम शब्द को ही बहुत सारे कहते हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी छोटी कविता है, लेकिन हाइकू तो हाइकू होना चाहिए। जो जापान और जहाँ जो 3 पंक्तियाँ और उसका जो आकार का ढांचा उसका तो पालन होना चाहिए। हिंदी में तो हम लोग ये चाहते हैं कि अब तक आवश्यक रूप से उसका पालन हो, लेकिन कविता उसके पीछे रहे, ये पहली शर्त है। सर, आपने नवगीत भी लिखे हैं, आपकी कविताएं भी आई हुई हैं। सबसे ज्यादा सहज आप किस में पाते हैं अपने आप को? देखिए, जितनी विधाएं हैं जी वो मुझे लगता है कि एक रचनाकार एक विधा में संतुष्ट नहीं हो सकता है। कई बार हमारे पास कथ्य बड़ा होता है तो हमें किसी बड़ी विधा का सहारा लेना पड़ता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहे चौपाई लिखी तो उन्होंने छंद भी लिखे। तो अब ये कहा जाए उन्होंने दोहे चौपाई में ही क्यों नहीं लिखा, विभिन्न छंदों का प्रयोग क्यों किया? तो मुझे भी लगता है कि जब नवगीत में मैं कुछ जब लंबी बात करनी होती है तो मुझे नवगीत में ज़्यादा अच्छा लगता है, सहजता होती है। और जब हाइकू के स्तर कोई छोटी शब्दों में बात करनी हो तो मुझे हाइकू प्रिय होता है। तो यानी कि समय के हिसाब से या फिर आपके भावनाओं के हिसाब से जब आपको एक्सप्रेस करना होता है तो फिर आप विधा चुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे लगता है सभी पर लागू होता है। जी, और इसके अलावा भी आप लिखते रहे हैं?
जी हाँ, मैं जी लिखता रहा हूँ। आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं? हाँ, कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, लेकिन मैं पुरस्कारों के प्रति तो ज्यादा नहीं। हाइकू के लिए भी कुछ खास ऐसा कुछ? हाइकू के लिए भी कुछ ऐसा पुरस्कार हाइकू के लिए नहीं मिला, और मैं इसके लिए कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हाइकू में कुछ गंभीरता के साथ में कार्य हो, यही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और हाइकू की चर्चा हो, लेकिन उसको खेल या मजाक न बना दिया जाए। 17 अक्षरों में और 5-7-5 में कुछ भी लिख करके हाइकू ना कहा जाए, ये भी हमारा एक। हाइकू में मुक्तक भी लिखे जा रहे हैं। हाँ, लिखने को बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं लोग। हाइकू गजल लिख रहे हैं, हाइकू दोहे लिख रहे हैं, हाइकू घनाक्षरी लिख रहे हैं, मेरे पास भी आते हैं, हाइकू रामायण लिख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब क्या बेमानी चीजें हैं, क्योंकि हाइकू हाइकू है, हाइकू कविता है। बाशु ने एक जगह कहा है कि जो जीवन में 5 हाइकू लिख ले वह हाइकूकार है, और जो 10 हाइकू लिख ले वो महाकवि है। तो बाशु ने ऐसे नहीं कह दिया कि आप जोड़ तोड़ करके 17 अक्षर में कुछ भी कह दें, क्योंकि छोटी विधा में जब आप जाते हैं तो वो उतनी ही कठिन होती चली जाती है। तो हाइकू लिखना इतना सहज भी, इतना सरल भी नहीं है, इतना। सर, कुछ चुनिंदा जो हाइकू आपको बेहद आपके करीब रहा हो, वो आप सुनाएं हमारे दर्शकों को। जी, मैं कुछ लोगों के हाइकू आपको सुनाना चाहूंगा। जैसे एक बहुत नए हाइकूकार हैं नवल किशोर बहुड़ा जी। उनका एक हाइकू है, बूढ़ा पहाड़ लपेटे मफलर श्वेत बर्फ का। कमलेश भट्ट कमल का एक हाइकू है, देखिए कि वन प्रांत में वतियाते हैं पेड़ एक दूजे से। सुधा गुप्ता जी जो बहुत पुरानी हाइकूकार हैं, उनका एक हाइकू है, देखें कि सुबह हुई भिक्षुणी का चीवर फरफराया। एक दृश्य का उन्होंने गत किया। और एक आध और हाइकू आप देखें, रामनिवास पंथी जी का एक हाइकू है कि साधु संत से लंगोटी बांधे आए चिनार पत्ते। अरे वाह! तो ऐसे कुछ हाइकू हैं। और सर, आप अपना कुछ सुना। मैं भी अपना 1-2 हाइकू सुना दूं जी। देखिए, एक हाइकू मेरा है कि इर्द गिर्द हैं जी सांसों वाली मशीनें, इंसान कहाँ। और एक दूसरा हाइकू है कि सीली दीवार सारी रात महकी अम्मा की याद। बहुत खूब। और इसी में एक और हाइकू देखेंगे, छोटे फ्लैट में कहाँ समा पाती है हमारी अम्मा। अरे वाह! सहम गई फुदकती गौरैया, शुभ नहीं ये। और एक और हाइकू आपको सुनाता हूँ कि पत्ता क्या टूटा। आप इसकी व्यंजना देखें कि पत्ता क्या टूटा, दूध के आंसू बहा सिसका पेड़। तो ये कुछ बहुत खूब। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जो हाइकू पे खास तौर पे हमने किया, आपको बेहद पसंद आया होगा। दीजिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इजाजत। नमस्कार।